नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। जिस व्यक्ति ने महान बुजुर्ग लोंगेश को उत्तर दिया था, वह वास्तव में महान बुजुर्ग फनी थे, जो संप्रदाय के ग्रंथालय और शास्त्र भंडार के प्रभारी थे। वह भी उसी गुट से संबंधित थे जिससे लोंगेश और हनुमंत थे। लेकिन लोंगेश के विपरीत फनी एक सच्चे अर्थों में संप्रदाय के हित को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से पहले संप्रदाय का भविष्य आता था। हालांकि दोनों की सोच अलग थी, फिर भी वे कभी बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे। फनी ने दूर खड़े अपने पुराने मित्र लोंगेश की ओर देखा और गहरी सांस ली। वह उसे भली भांति समझता था। लोंगेश की महत्वाकांक्षा क्या थी, यह उससे छुपा नहीं था। वह अपने गुट की शक्ति बढ़ाना चाहता था, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था? एक नया सम्राट पैदा करना। संप्रदाय में विभिन्न परिवारों के पास कई सम्राट थे, लेकिन उनके गुट के पास केवल एक। लोंगेश चाहता था कि वह खुद एक नए सम्राट को प्रशिक्षित करे, ताकि भविष्य में उसकी स्थिति और शक्ति बढ़ सके। लेकिन फनी यह भी जानता था कि लोंगेश इस काम के लिए उपयुक्त नहीं था, और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को उसने चुना था वह भी उस स्तर का नहीं था। हनुमंत, हालांकि उसके पास विशेष शरीर था, लेकिन उसका प्रदर्शन केवल औसत से थोड़ा बेहतर था। ये बात मीनार परीक्षणों के बाद और स्पष्ट हो गई। यहाँ तक कि करण जैसे साधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति ने भी उसे कई बार पीछे छोड़ दिया। इसी कारण संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अगली बार स्वर्ग की इच्छा के लिए आर्यन को तैयार किया जाएगा। और अब तक आर्यन ने यह साबित कर दिया था कि यह निर्णय सही था। संप्रदाय का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था, लेकिन फनी को अपने मित्र की चिंता थी। अगर लोंगेश अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो एक दिन उसे संप्रदाय के लिए खतरा माना जा सकता है, और उस दिन उसका अंत निश्चित होगा। ये सोचकर फनी ने एक और गहरी सांस ली। उधर आर्यन के पर्वत पर आर्यन और हनुमंत आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच चाय पर बातचीत हो रही थी। शुरुआत में माहौल बहुत शांत और सौहार्दपूर्ण था। आर्यन ने हनुमंत से उसके अनुभव पूछे, और हनुमंत भी प्रभावित होकर अपने जीवन की कहानियां बताने लगा। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। छठे कप चाय के बाद हनुमंत को हल्की नींद आने लगी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना शक्ति सील हो चुकी है, और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। आर्यन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, और उसकी जगह एक ठंडी, भावहीन अभिव्यक्ति ने ले ली। कुछ ही क्षणों में कमरे में कई शक्तिशाली लोग प्रकट हुए। विभिन्न कक्षों के महान बुजुर्ग और दो सर्वोच्च बुजुर्ग भी। आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, सब तैयार है? उत्तर मिला, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार तैयार है। आर्यन ने संतोष से सिर हिलाया। फिर हनुमंत को एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। वह कक्ष विभिन्न संरचनाओं और उपकरणों से भरा हुआ था, जो किसी शल्य चिकित्सा कक्ष जैसा लग रहा था, और वास्तव में वह कुछ वैसा ही था। आर्यन का उद्देश्य था हनुमंत के विशेष शरीर के रहस्य को समझना। वह बचपन से ही जानता था कि ऐसे शरीर साधना में बहुत बड़ा लाभ देते हैं, और वह स्वयं ऐसे शरीर के बिना था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इसे स्वयं प्राप्त करेगा। अगर स्वर्ग ने मुझे नहीं दिया, तो मैं खुद ले लूंगा। यह विचार उसके मन में वर्षों से था। उसने इस विषय पर गहन अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि विशेष शरीर वाले लोग वास्तव में नियमों के अंश लेकर पैदा होते हैं। इन्हीं अंशों के कारण उनकी प्रतिभा असाधारण होती है। लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए उसे और जानकारी चाहिए थी, और वह जानकारी हनुमंत से मिल सकती थी। हालांकि ये प्रक्रिया उसके लिए अत्यंत खतरनाक थी। पहले आर्यन ने इसे रोक दिया था, लेकिन अब उसने अपना निर्णय बदल लिया था, और अब हनुमंत के लिए एक भयानक भाग्य प्रतीक्षा कर रहा था। गुप्त कक्ष के अंदर हनुमंत का शरीर एक शैया पर बेहोश पड़ा था। चारों ओर फर्श खून से भरा हुआ था। उसकी स्थिति अत्यंत भयानक थी। उसका शरीर सिर से लेकर पैरों तक लंबवत चीरा हुआ था। उसके सभी आंतरिक अंग और हड्डियां बाहर दिखाई दे रही थीं। फिर भी वह जीवित था। इसका संकेत केवल उसकी सांसों से मिल रहा था, जो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थीं। उसके चारों ओर असंख्य जटिल संरचनाएं और चमकते हुए रून बने हुए थे। ये संरचनाएं हर कुछ क्षणों में सक्रिय होतीं और उसके शरीर के हर पहलू का विश्लेषण करतीं। उसकी सांस, उसकी साधना, उसका रक्त, उसकी मांसपेशियां, यहाँ तक कि उसकी आत्मा की तरंगें भी। कुछ भी अनदेखा नहीं छोड़ा गया था। पास ही एक दूसरी मेज पर 3 चमकती हुई रक्त की बूंदें रखी थीं। वे इतनी तेज चमक रही थीं मानो दोपहर का सूर्य हो। ये बूंदें उसके मूल रक्त की थीं। हर एक बूंद में अपार ऊर्जा भरी हुई थी। इस समय
संरचना कक्ष के महान बुजुर्ग ज्ञानजी अत्यंत उत्साहित थे। उन्होंने कहा, मुझे मूल रक्त में नियम का अंश मिल गया। युवा स्वामी सही थे। अन्य बुजुर्गों ने भी पुष्टि की कि उन्होंने उसकी आत्मा में भी वही पाया। एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, वह अभी भी केवल दिव्य शरीर स्तर पर है, फिर भी उसके पास नियम की शक्ति है। इसीलिए विशेष शरीर वाले इतने अलग होते हैं। तभी एक महिला बुजुर्ग ने पूछा, क्या हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? सर्वोच्च बुजुर्गों ने उत्तर दिया, सब कुछ जांच लिया गया है, अब बस ये जानकारी युवा स्वामी को दे दो। फिर प्रश्न उठा, हनुमंत का क्या किया जाए? एक बुजुर्ग उसे मारना चाहता था ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे, लेकिन आदेश स्पष्ट था, उसे जीवित छोड़ना था। हालांकि उसकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रहेगी, उसे केवल लगभग 80% शक्ति ही प्राप्त होगी और उसे एक विशेष औषधि भी दी जाएगी ताकि वह आगे बढ़ सके। जब पूछा गया क्यों उसे छोड़ा जा रहा है, तो उत्तर मिला, उसका भविष्य में उपयोग है। लेकिन वह उपयोग क्या है, ये किसी को नहीं पता था। कुछ ही घंटों बाद हनुमंत को उसके पर्वत पर वापस भेज दिया गया। उसका शरीर कमजोर था और उसकी कुछ यादें भी गायब थीं। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन कारण समझ नहीं आया। यहाँ तक कि उसका गुरु भी उसे सच्चाई नहीं बता सका, क्योंकि अगर उसे सच पता चलता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए उसे झूठ बताया गया कि यह उसकी साधना की गलती है। उधर आर्यन अपने कक्ष में बैठा था, वह सभी रिपोर्ट पढ़ रहा था। अब सब स्पष्ट था, विशेष शरीर वाले लोग जन्म से ही नियम के अंश लेकर आते हैं, यही उनकी शक्ति का स्रोत है। आर्यन ने सोचा, अगर वह किसी नियम के स्रोत को प्राप्त कर सके और उसे अपने शरीर और आत्मा में समाहित कर सके, तो वह भी ऐसा शरीर प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था, इसके लिए अत्यंत तैयारी चाहिए थी और उसने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। फिर उसके मन में एक और विचार आया, अगर उसे शीर्ष 3 विशेष शरीरों में से किसी का डेटा मिल जाए तो उसकी सफलता की संभावना और बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या ये थी, वे सभी पहुंच से बाहर थे। पहला कहीं छिपा हुआ था, तीसरा किसी दूर स्थान पर था और दूसरा एक शक्तिशाली साम्राज्य का राजकुमार था। उस तक पहुंचना लगभग असंभव था। फिर भी आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, उसे बस सही अवसर चाहिए और वह अवसर जल्द आने वाला था। 4 साल बाद एक विशेष मार्ग खुलेगा और वहीं वह अपना जाल बिछाएगा। अब उसे बस सही शिकार को फंसाने की जरूरत थी। स्पिरिट रोड वास्तव में एक विशेष परीक्षा है जिसे स्वयं स्वर्गीय दाव ने बनाया है। इसका उद्देश्य केवल प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि निम्न लोगों से प्रतिभाओं को आकर्षित करके उन्हें इस महान संसार में लाना भी है। आर्यन ने अपने अध्ययन से जाना था कि इस अनंत ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसा संसार नहीं है, ऐसे सैकड़ों संसार हैं जहां से महान सम्राट जन्म ले सकते हैं। हर ऐसा संसार अपने आसपास अनगिनत छोटे बड़े संसारों का केंद्र होता है। इन सभी संसारों को मिलाकर निम्न लोक कहा जाता है। हालांकि इन सभी पर किसी एक का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जिस क्षेत्र में वे स्थित हैं वहां यह महान संसार सबसे प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर 15 से 18 वर्ष की उम्र में साधना शुरू करते हैं। इस उम्र में शरीर और मन दोनों तैयार होते हैं और साधना से पहले एक विशेष घटना होती है। स्पिरिट रोड यह एक गुप्त क्षेत्र है जहां प्रतिभाशाली लोगों को 1 वर्ष तक छोड़ दिया जाता है, बिना किसी शक्ति के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी बाहरी सहायता के। यहाँ उनकी सारी शक्ति सील कर दी जाती है और उन्हें जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता है, एक दूसरे को मारना पड़ता है। इस परीक्षा का उद्देश्य स्पष्ट है, जीवित रहने और हत्या की प्रवृत्ति को मजबूत करना, और सबसे महत्वपूर्ण, भाग्य को छीनना। जो जितना अधिक मारता है उसका भाग्य उतना ही बढ़ता है। एक साधारण व्यक्ति एक महान भाग्यशाली बन सकता है, यहाँ तक कि लाल भाग्य बैंगनी में बदल सकता है। हालांकि स्वर्ण स्तर तक पहुंचना संभव नहीं होता। इस क्षेत्र में असंख्य अवसर भी छिपे होते हैं, पुरानी लड़ाइयों के अवशेष, प्राचीन हथियार और महान ग्रंथ। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें महान स्तर की वस्तुएं मिल जाती हैं। इसी कारण सभी शक्तिशाली संप्रदाय अपने शिष्यों को इसमें भेजते हैं। और केवल यही नहीं, स्वर्ग स्वयं निम्न लोकों में भी निमंत्रण भेजता है ताकि वहां के प्रतिभाशाली लोग भी इसमें भाग ले सकें। कई महान सम्राट इसी मार्ग से उभरे हैं, लेकिन एक शर्त होती है, उन्हें एक पहचान चिन्ह चाहिए जो केवल शक्तिशाली संप्रदाय दे सकते हैं। इसलिए चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, उन्हें किसी शक्ति से जुड़ना ही पड़ता है। इसी बीच आर्यन ने महसूस किया कि इस बार कुछ अलग है। इतने बड़े युग में जहां शीर्ष 3 विशेष शरीर एक साथ प्रकट हुए हैं, स्पिरिट रोड को सबसे भयानक युद्धभूमि होना चाहिए था। लेकिन सब कुछ शांत था। पहला शरीर अभी भी छिपा हुआ था, तीसरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरा भाग लेने का इच्छुक नहीं था। ये स्थिति आर्यन के लिए अच्छी नहीं थी,
क्योंकि वह उनसे मिलना चाहता था। तभी वह अपने मुख्य प्रांगण में बैठा था और उसने जूही को बुलाया। उसने उससे दूसरे विशेष शरीर वाले व्यक्ति की जानकारी मांगी। जूही ने विवरण दिया। जितेंद्र, उम्र 12 वर्ष, भारी कुल्हाड़ी शरीर, महान साम्राज्य का युवराज। उसके जन्म के समय एक दृश्य प्रकट हुआ था जहां एक विशाल योद्धा देवताओं और राक्षसों को काट रहा था। उसका स्वभाव आक्रामक और घमंडी था। वह शक्ति पर भरोसा करता था, लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था। आर्यन ने ये सब पढ़ा और सोच में डूब गया। उसने समझ लिया, यह ऐसा व्यक्ति है जो अवसर देखकर तुरंत कूद पड़ेगा। बस उसे सही लालच देना होगा। तभी उसने जूही से पूछा, अगर यह अफवाह फैले कि स्पिरिट रोड में एक महान ग्रंथ है तो क्या होगा? जूही ने उत्तर दिया, अगर यह सच भी न हो फिर भी वे इसकी जांच करेंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। फिर जूही ने पूछा, क्या आप उसे मारना चाहते हैं? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, उसे मारना लगभग असंभव है। लेकिन जूही समझ गई और चौंक कर बोली, क्या आप वही करेंगे जो आपने हनुमंत के साथ किया? आर्यन ने कहा, हाँ। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अगर मुझे शीर्ष शरीरों की पूरी जानकारी मिल जाए तो मैं स्वयं वैसा शरीर बना सकता हूँ। जूही ने गंभीरता से कहा, यह योजना बहुत बड़ी है, आपको बुजुर्गों की मदद लेनी होगी। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था यह आसान नहीं है, लेकिन उसने पहले ही पहला कदम उठा लिया था और अब वह रुकने वाला नहीं था। आर्यन ने जूही को संकेत दिया कि वह जाए और बुजुर्गों की मदद से योजना को आगे बढ़ाए, जबकि उसे खुद अभी बहुत सारी तैयारियां करनी थीं। एक विशेष शरीर प्राप्त करना आसान नहीं था। ये जान लेना कि ऐसे लोगों के शरीर में नियमों के अंश होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी वैसा बन सकता है। असल सवाल था, इस ज्ञान को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? क्या किसी के शरीर में सीधे नियम का अंश डाला जा सकता है? नहीं, नियम की शक्ति इतनी भयानक होती है कि उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी साधारण व्यक्ति को तुरंत नष्ट कर सकता है। इसलिए आर्यन ने निर्णय लिया कि यह परिवर्तन उसे साधना शुरू करने से पहले ही करना होगा। यानी उसके पास समय बहुत कम था। अब उसके सामने कई समस्याएं थीं। एक साधारण शरीर नियम की शक्ति को कैसे सहन करेगा? ये शक्ति उसे नष्ट करने के बजाय लाभ कैसे देगी? उसकी आत्मा सुरक्षित कैसे रहेगी? इन सब के समाधान के लिए आर्यन ने कई तरीके सोचे, औषधियाँ, संरचनाएं, विशेष उपकरण, लेकिन इन सब का मूल आधार था एक विशेष साधना विधि जो उसने अपने पिता और दादा की मदद से बनाई थी। इसका नाम था सभी वस्तुएं एक में समाहित सूत्र। यह विधि उसके पिछले जीवन के एक विचार पर आधारित थी, विकास, एवोल्यूशन। प्रकृति में जीव कठिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं। जो जीव बचते हैं वे अपनी विशेषताएं अगली पीढ़ी को देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। हजारों, लाखों साल आर्यन ने इस प्रक्रिया को बदल दिया। उसने इसे निष्क्रिय से सक्रिय बना दिया, यानी वह अपने शरीर को मजबूर करेगा कि वह तुरंत अनुकूलन करे और तेजी से विकसित हो जाए। इस विधि से उसका शरीर अत्यंत कठोर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकेगा और फिर नियम की शक्ति को सहन कर सकेगा। लेकिन इसकी कीमत भी भारी थी। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए थी। सौभाग्य से इस दुनिया में ऊर्जा की कमी नहीं थी। आध्यात्मिक ऊर्जा हर जगह मौजूद थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। उसे खुद को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में डालना होगा। पहला चरण, अत्यधिक गर्मी और ठंड। उसे अपने शरीर को इस काबिल बनाना होगा कि वह खुद तापमान नियंत्रित कर सके। फिर उसे एक ऐसे वातावरण में जाना होगा जहां कोई हवा न हो, जैसे शून्य। उसे अपने शरीर को विकसित करना होगा ताकि वह बिना सांस लिए भी जीवित रह सके। इसके बाद उसे विष पीना होगा और अपने शरीर को इतना सक्षम बनाना होगा कि वह हर विष का प्रतिरोध कर सके। ये सब गुण साधक बाद में प्राप्त करते हैं, लेकिन आर्यन उन्हें पहले ही हासिल करना चाहता था। जब ये सब पूरा हो जाएगा तभी वह नियम के अंश को अपने अंदर समाहित कर पाएगा। ये प्रक्रिया 4 से 5 साल तक चलेगी और इसमें अत्यंत दुर्लभ संसाधन लगेंगे। लेकिन वह अकेला नहीं था, करण भी उसके साथ यह साधना करेगा। आर्यन को भविष्य में एक भरोसेमंद साथी चाहिए था और उसने करण को चुना। वे दोनों बचपन से साथ थे। उनके बीच गहरा विश्वास था। करण ने भी अपने कर्मों से साबित कर दिया था कि वह इस अवसर के योग्य है। हालांकि इतने संसाधन खर्च करने के लिए बुजुर्ग पहले तैयार नहीं थे, लेकिन आर्यन के आग्रह पर वे मान गए। इसी बीच एक और स्थान पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। ये स्थान था महान जोऊ साम्राज्य की राजधानी, एक विशाल क्षेत्र जो 2 पृथ्वी के बराबर था। इसके केंद्र में एक भव्य महल था। यहीं पर साम्राज्य का शासक रहता था और वहीं रहता था जितेंद्र, उस विशेष शरीर वाला राजकुमार। इस संसार में कोई भी सम्राट की उपाधि नहीं ले सकता जब तक कि वह वास्तव में उस स्तर तक न पहुंचे। इसलिए
उन्हें शासक, राजा या सम्राटाधिपति कहा जाता है। महल के अंदर शासक जीतनारायण अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा था। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके वस्त्रों पर 3 ड्रैगन बने थे। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये खबर सच है? क्या वास्तव में वह प्राचीन ग्रंथ स्पिरिट रोड में मौजूद है? राजमहल के अंदर महान जोऊ साम्राज्य के सभी मंत्री उस जानकारी पर चर्चा करने लगे जो अभी अभी उनके गुप्तचर विभाग से प्राप्त हुई थी। सम्राट जीतनारायण के प्रश्न के बाद पूरा कक्ष कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर व्यक्ति इस विषय की गंभीरता को समझते हुए गहराई से सोचने लगा। कुछ मिनटों बाद एक उच्च पदस्थ मंत्री आगे बढ़ा। उसकी स्थिति से स्पष्ट था कि वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है। उसने झुककर कहा, महाराज, सूचना के स्रोत को देखते हुए ये समाचार सत्य होने की संभावना बहुत अधिक है। हमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और उस प्राचीन ग्रंथ को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब वह ये कह रहा था, उसकी नज़र पास खड़े एक व्यक्ति पर गई। वह व्यक्ति था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सम्राट ने उसकी ओर देखा और उसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि यह जानकारी विश्वसनीय है। इसके बाद एक और मंत्री आगे आया और बोला, मैं सहमत हूँ महाराज, ये ग्रंथ युवराज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास अन्य महान ग्रंथ हैं, लेकिन यह विशेष रूप से उनके शरीर के लिए उपयुक्त है। अगर इसे प्राप्त करने का थोड़ा भी अवसर है तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसके शब्दों के बाद अनेक मंत्री सहमति में बोलने लगे। उनके लिए यह एक अवसर था, एक और महान सम्राट को जन्म देने का अवसर। सम्राट जीतनारायण भी भीतर से सहमत थे, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण दूसरों से कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति की ओर देखा, प्रधानमंत्री राघव, और पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? प्रधानमंत्री, जो अब तक शांत बैठे थे, धीरे से आंखें खोलते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, महाराज, बात इतनी सरल नहीं है। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। सम्राट ने कहा, खुलकर कहो। प्रधानमंत्री बोले, सबसे पहले ये खबर अचानक क्यों आई? क्या ये केवल हमें ही मिली है या और भी लोगों को? ये सुनते ही गुप्तचर प्रमुख का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमारी जानकारी के अनुसार ये सूचना केवल हमें ही मिली है। अब कक्ष का माहौल और भी भारी हो गया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, तो फिर सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। ये खबर किसने फैलाई और क्यों? अगर इसमें युवराज का नाम शामिल है तो स्पष्ट है कि लक्ष्य वही हैं। एक मंत्री ने तुरंत कहा, शायद वे युवराज को जाल में फंसाकर मारना चाहते हैं। कई लोग सहमत हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर हिलाया, नहीं, बात इतनी सरल नहीं है। स्पिरिट रोड पर स्वयं स्वर्ग का नियंत्रण है। वहाँ बाहरी हस्तक्षेप आसान नहीं है, और हमारे साम्राज्य की शक्ति इतनी है कि हम युवराज की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनकहा नियम भी है कि कोई भी गुट दूसरे के प्रतिभाशाली व्यक्ति की गुप्त हत्या नहीं करेगा। अगर वे ऐसा करेंगे तो हम भी उनके युवा स्वामी के साथ वैसा ही कर सकते हैं। ये सुनकर पूरा कक्ष शांत हो गया। सब जानते थे प्रधानमंत्री सही हैं, लेकिन इस अवसर को छोड़ना भी कठिन था। तभी एक मंत्री ने पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, हमें धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे जांच करनी होगी और सही समय पर कदम उठाना होगा। उन्होंने आगे योजना बताई, जब स्पिरिट रोड शुरू होने वाला होगा तब हम आधिकारिक रूप से उस संप्रदाय का दौरा करेंगे और वहां जाकर और जानकारी जुटाएंगे। ये सुनते ही सभी मंत्रियों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत योजना पर चर्चा करने लगे। उनके लिए 1-2 साल कुछ भी नहीं था। वे धैर्य से काम ले सकते थे। उधर आर्यन और करण अपनी कठोर साधना शुरू कर चुके थे। वे अत्यधिक ठंड और गर्मी के बीच अपने शरीर को ढाल रहे थे। एक दिन साधना के बाद आर्यन एक औषधि पी रहा था। ये औषधि उसके शरीर को नुकसान से बचाती थी। ये हजारों साल पुराने जिनसेंग से बनी थी। उसने सोचा, वह कितना भाग्यशाली है कि वह इतने शक्तिशाली स्थान में जन्मा। इसी दौरान जूही अंदर आए। आर्यन ने सीधे पूछा, क्या खबर है? जूही ने कहा, महान जोऊ साम्राज्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या उन्होंने हमारी योजना समझ ली? आर्यन शांत रहा, फिर मुस्कुराया और पूछा, तुम जानती हो अच्छा चारा क्या होता है? जूही थोड़ी उलझ गई। आर्यन ने कहा, अच्छा चारा वह नहीं होता जिसे मछली चाहती है, बल्कि वह होता है जिसे मछली समझती है कि यह जाल है। फिर भी वह उसे लेने से खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी चमकी और अंत में मछली हमेशा फंस ही जाती है। 2 वर्षों का शांत समय अचानक बीत गया और अब आर्यन 13 वर्ष का हो चुका था। इन 2 वर्षों में ऊपरी रूप से सब कुछ शांत था। संप्रदाय, महान जोऊ साम्राज्य, सब जैसे स्थिर हो गए थे। ऐसा लगता था मानो उस शक्तिशाली ग्रंथ की खबर, जो कभी सबको हिला देने वाली थी, अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। जैसे किसी नदी में पत्थर गिरा हो और कोई लहर ही न उठी हो, लेकिन
ये शांति स्थायी नहीं थी। आज कुछ बदलने वाला था। आर्यन अपने कक्ष में बैठा था और दुर्लभ शांति के उस क्षण का आनंद ले रहा था। वह अपना औषधि पे पी रहा था जब जूही अंदर आए। वह झुकी और नई जानकारी देने लगी। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच जूही उसकी ओर देखती रही। पिछले 2 वर्षों में वह बहुत बदल गया था। उसका शरीर पतला हो गया था, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह किसी बीमार व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन ये केवल बाहरी परिवर्तन थे। जूही जानती थी अंदर से वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं, जो आंतरिक नियंत्रण का संकेत थीं। उसके शरीर में औषधीय ऊर्जा भरी हुई थी। उसका रक्त ऊर्जा से भरपूर था। ये सब भविष्य की साधना के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा था। कुछ देर बाद आर्यन ने कहा, तो वे आखिरकार कदम उठा रहे हैं? जूही ने उत्तर दिया, हाँ, महान झोउ साम्राज्य का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ रहा है। 2 दिन में पहुंच जाएगा। आर्यन ने पूछा, क्या बहाना बनाया है? जूही बोली, एक खदान विवाद, और यह भी कहा गया है कि नई पीढ़ी को एक दूसरे को जानना चाहिए। आर्यन हल्का मुस्कुराया, तो वे 2 काम एक साथ करना चाहते हैं, ग्रंथ की जांच भी और मुझे भी परखना। वह खिड़की की ओर देखने लगा, मानो कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करता। फिर उसने कहा, योजना जारी रखो और युवराज को मीनार के पहले परीक्षण में प्रवेश करने दो। 2 दिन बीत गए। प्रतिनिधिमंडल आ गया। उसमें शामिल थे 2 राजकुमार, प्रधानमंत्री, एक सेवानिवृत्त राजकुमार और कई सैनिक व सेवक, संप्रदाय प्रमुख अर्जुन देव और कई महान बुजुर्ग उनका स्वागत करने आए। कुछ प्रमुख शिष्य भी वहां मौजूद थे। जैसे ही वे पहुंचे, एक राजकुमार ने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। वह था आर्यन की अनुपस्थिति। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर वह उपस्थित नहीं था। इसके बजाय हनुमंत वहां खड़ा था। राजकुमार ने उसे पहचाना। वे पहले कई बार लड़ चुके थे और अधिकतर बार वह जीत चुका था। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से अभिवादन किया। हनुमंत ने भी उत्तर दिया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, लगता है हम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि युवा स्वामी स्वयं हमें स्वागत करें। ये बोलने वाला व्यक्ति था युवराज जितेंद्र। वह विशाल शरीर वाला व्यक्ति था, जिसकी उपस्थिति ही दबाव पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में अहंकार था। अर्जुन देव आगे आए और बोले, तुम्हारी शक्ति सच में प्रभावशाली है, तुम्हारा शरीर अद्भुत है। फिर उन्होंने कहा, मेरा पुत्र यहाँ नहीं है क्योंकि वह अपने नाना से मिलने गया है। ये सुनकर एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या वह अब ठीक हैं? अर्जुन देव ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उन्होंने सभी को अंदर आने का निमंत्रण दिया। इसी समय एक और स्थान पर एक गंभीर बैठक चल रही थी। ये था स्वर्ग रहस्य मंडल। यह एक अलग प्रकार का संगठन था जो भविष्य की गणना करता था। वहां के सदस्य बहुत कम थे, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। एक बुजुर्ग जो वर्षों पहले घायल हुआ था, अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसने सभा बुलाई और कहा, मैंने एक भविष्य देखा है, एक ऐसी आपदा जो पूरे संगठन को नष्ट कर सकती है। ये सुनकर सभी चौंक गए। उन्होंने पूछा, ये खतरा कहाँ से आएगा? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, दाव उद्घाटन संप्रदाय से। और उसी क्षण एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। स्वर्ग रहस्य मंडल की बैठक कक्ष में चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हवा की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। आंगन में रखी गर्म चाय धीरे धीरे भाप बनकर उड़ रही थी और वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। मंडलाध्यक्ष ध्रुव ने कांपते हाथों से अपनी ठंडी हो चुकी चाय पी और गहरी सांसें लेने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कारण जान लिया और हमें अब क्या करना चाहिए? हमारा उस संप्रदाय से कोई शत्रुत्व नहीं है, फिर वे हमें क्यों नष्ट करना चाहते हैं? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं कारण नहीं देख पाया, लेकिन हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, अपने सहयोगियों से सहायता मांगना। दूसरा, समय आने पर पूर्ण समर्पण करना। वे हमसे कुछ चाहते हैं, अगर हम वह दे दें तो शायद हम बच सकते हैं। फिर पूछा गया, हमारे पास कितना समय है? उत्तर आया, कम से कम 2 से 3 वर्ष, यानी स्पिरिट रोड से पहले तक। कुछ दिन बीत गए। महान झोउ साम्राज्य के प्रतिनिधि अब संप्रदाय में पूरी तरह बस चुके थे। खदान विवाद पर चर्चा शुरू हो चुकी थी, लेकिन आर्यन अब भी सामने नहीं आया। ये बात युवराज जितेंद्र को बहुत खटक रही थी। वह बार बार इशारों में यह जताता कि यह असम्मान है, लेकिन आर्यन सब देख रहा था। अपनी विशेष दृष्टि से वह युवराज के भाग्य को साफ देख सकता था। बैंगनी भाग्य, लेकिन उसमें एक अनोखी आभा थी। कुछ दिन बाद युवराज को सूचना मिली, उसे मीनार के पहले परीक्षण में भाग लेना होगा। उसने तैयारी की। वह चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था। परीक्षण के दिन असंख्य शिष्य और बुजुर्ग देखने आए। सब उत्साहित थे। वे देखना चाहते थे कि अन्य शक्तियों के प्रतिभाशाली उनसे कैसे तुलना करते हैं। युवराज मीनार के सामने खड़ा था। ऊपर रिकॉर्ड की सूची चमक रही।
थी। उसने आर्यन का नाम देखा और तिरस्कार से बोला, सिर्फ 13 दिन, कितना कमजोर। फिर वह आत्मविश्वास के साथ अंदर चला गया। बाहर कई लोग क्रोधित हो गए, लेकिन जो लोग पहले ये परीक्षा दे चुके थे वे चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे ये कितना कठिन है। ऊपर मंच पर दोनों पक्षों के बड़े लोग बैठे थे। चाय पर चर्चा हो रही थी। अर्जुन देव ने कहा, आत्मविश्वास अच्छा है। प्रधानमंत्री राघव ने उत्तर दिया, वह कभी आत्मविश्वास की कमी से नहीं जूझा। दोनों पक्ष मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। यह मुस्कान साधारण नहीं थी। इसे देखकर दूसरे राजकुमार को संदेह हुआ, लेकिन उसने अपने भाई पर भरोसा किया। उधर मीनार के अंदर युवराज संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी विशेष शक्ति गायब हो गई। उसका दिव्य बल अब बेकार था। अब उसे सिर्फ अपनी इच्छा के सहारे चलना था। एक अंतहीन रेगिस्तान, और वह अकेला। 4 दिन बाद वह हार गया, बाहर आ गया। उसका परिणाम हनुमंत से बेहतर था, लेकिन करण से बहुत कम, और आर्यन से तो बहुत ही पीछे। ये परिणाम सबको निराश कर गया। शिष्य मजाक उड़ाने लगे, और उसके पहले के शब्द अब उसी पर भारी पड़ गए। सबसे अधिक निराश उसका अपना साम्राज्य था। यह एक बड़ा झटका था। इसी बीच एक गुप्त बैठक हुई। राजकुमार, प्रधानमंत्री और कुछ सलाहकार सब इकट्ठा हुए। उन्होंने स्थिति पर चर्चा की। राजकुमार ने कहा, समस्या हार नहीं है, समस्या है उस युवा स्वामी की शक्ति। यह मीनार दाव हृदय को निखारती है, और उसके परिणाम से हम उसकी गहराई समझ सकते हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। एक मजबूत दाव हृदय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बिना कोई भी सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग की शक्ति मिलने के बाद भी अगर मन मजबूत नहीं है तो व्यक्ति गिर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस शक्ति को संभाल नहीं पाते। उन्हें अधूरे सम्राट कहा जाता है। ये जानकारी बहुत गुप्त थी। सब लोग गंभीर हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा, और ये तो सिर्फ पहला परीक्षण है, आगे क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ने सम्राट से बात की। उन्हें बताया कि उन्हें बाकी परीक्षण देखने नहीं दिए जा रहे। सम्राट ने कहा, तो हम सौदा करेंगे, कीमती संसाधन देंगे और बदले में अवसर लेंगे। फिर उन्होंने अंतिम आदेश दिया, अगर युवराज अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसका पद छीन लिया जाएगा। ये सुनकर प्रधानमंत्री भी चौंक गए, लेकिन वह समझ गए अब समय बदल रहा था। ये युग असाधारण था, और इसमें एक छोटी गलती भी किसी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकती थी। वास्तविकता ये थी कि आर्यन अभी भी दाव उद्घाटन संप्रदाय के भीतर ही था, और पर्दे के पीछे से सारी घटनाओं को नियंत्रित कर रहा था। उसके नाना, सच्चे सम्राट योगेश, वास्तव में घायल थे और अभी भी उपचार में लगे हुए थे। इसी कारण आर्यन का उनसे संपर्क बहुत कम था। उसने अपने 5वें जन्मदिन पर केवल उनका एक प्रतिरूप ही देखा था। हालांकि वह अपनी नानी से अक्सर मिलता था। जहां तक उसकी दादी का सवाल था, वह उसके जन्म से पहले ही संसार छोड़ चुकी थीं। अब जहां तक उसके सामने न आने की बात थी, उसका कारण बिल्कुल अलग था। पिछले 2 वर्षों से वह सभी वस्तुएं एक में समाहित सूत्र की साधना कर रहा था, और इस साधना के कारण वह हमेशा एक कमजोर अवस्था में रहता था। संप्रदाय के उच्च अधिकारी डरते थे कि अगर वह इतने शक्तिशाली लोगों के सामने गया तो उसकी स्थिति देखकर उनकी योजना का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए उसकी अनुपस्थिति के लिए एक बहाना बनाया गया। उसी समय जूही हमेशा की तरह जानकारी देने के लिए आंगन में पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, उसने एक खतरनाक दृश्य देखा। आर्यन अपने मुंह के कोने से गहरे हरे रंग का तरल साफ कर रहा था। जमीन पर भी उसी रंग का रक्त या विष पड़ा था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। आर्यन बुदबुदाया, ये जहर। फिर उसने पूछा, इतनी सुबह क्या खबर है? जूही ने कहा, युवराज की स्थिति में नया बदलाव आया है। आर्यन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, उसे दोबारा परीक्षण में मत जाने देना। जूही ने उत्तर दिया, महान जोऊ साम्राज्य ने ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसे ठुकराना मुश्किल है। बुजुर्ग आपका निर्णय जानना चाहते हैं। यह सुनकर आर्यन की रुचि बढ़ गई। दाव उद्घाटन संप्रदाय संसाधनों से भरा हुआ था। अगर कोई चीज उन्हें लुभा सकती है तो वह अवश्य ही असाधारण होगी। उसने जैद ताबीज लिया और प्रस्ताव पढ़ा। उसे पता चला भविष्य में उसकी साधना के लिए 5 तत्वों के दुर्लभ पदार्थों की आवश्यकता होगी। संप्रदाय ने पहले ही सूची बना रखी थी, लेकिन वे केवल 2 ही प्राप्त कर पाए थे। बाकी 3 या तो बहुत दुर्लभ थे, या अन्य शक्तिशाली गुटों के पास थे, या फिर विलुप्त हो चुके थे। लेकिन महान जोऊ साम्राज्य ने उनमें से एक देने का प्रस्ताव रखा। यह एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था। कुछ क्षण सोचने के बाद आर्यन ने कहा, प्रस्ताव स्वीकार कर लो, लेकिन वह केवल चौथे परीक्षण तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं। अगर वे जिद करें तो प्रस्ताव ठुकरा देना। इतना कहकर वह फिर खांसने लगा। उसके मुंह से काला खून निकला।
फिर उसने कहा, और समय सीमा भी जोड़ देना। वह इस सामग्री को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं था। उसे पता था यह अंततः उसके पास ही आएगी। उसने मन ही मन योजना बनाई कि सही समय पर वह इसे प्रतियोगिता के माध्यम से हासिल करेगा। उसे युवराज के स्वभाव पर पूरा भरोसा था। फिर उसने पूछा, क्या हमने अपना चारा ठीक से फैलाया? जूही ने उत्तर दिया, हाँ। एक शिष्य ने शराब के नशे में ये खबर फैला दी कि आप पहले स्पिरिट रोड में भाग नहीं लेने वाले थे, लेकिन अचानक आपने अपना निर्णय बदल दिया। आर्यन संतुष्ट हुआ। अच्छा। जूही चली गई और आदेश पहुंचाने लगी। साथ ही उसने अन्य दासियों को निर्देश दिया कि वे आर्यन की देखभाल करें। कुछ दिनों बाद अतिथि कक्ष में प्रधानमंत्री राघव सम्राट से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। युवराज 4 परीक्षणों में भाग ले सकता है, लेकिन 6 महीने की समय सीमा है। सम्राट ने कहा, यह पर्याप्त है। दबाव उसे और मजबूत बनाएगा। फिर उन्होंने पूछा, मुख्य उद्देश्य का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक जानकारी मिली है कि आर्यन पहले भाग नहीं लेना चाहता था, फिर अचानक उसने निर्णय बदल दिया। सम्राट ने कहा, इसका मतलब है वे स्पिरिट रोड में कुछ खोज रहे हैं, और चाहे ये जाल हो या नहीं, हमें इसमें कदम रखना ही होगा। उन्होंने आगे कहा, हम अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे, लेकिन जोखिम उठाएंगे। असल में सम्राट के मन में एक पुरानी याद थी। उनकी पीढ़ी में एक व्यक्ति था जिससे वे डरते थे। वह था आर्यन का पिता। उसकी तलवार अद्वितीय थी। उसकी याद आज भी उन्हें भयभीत करती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी शर्म थी। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र भी उसी तरह किसी की छाया में जिए। इसलिए चाहे ये जाल ही क्यों न हो, अगर इससे उनके पुत्र को लाभ मिल सकता है तो वे इसे स्वीकार करेंगे। और इसी तरह जाल पूरी तरह बिछ चुका था और शिकार धीरे धीरे उसमें फंस रहा था। 2 और वर्ष तेजी से बीत गए। अब आर्यन उस न्यूनतम आयु तक पहुंच चुका था जहां से वह साधना शुरू कर सकता था, और स्पिरिट रोड की परीक्षा बस कुछ ही दिनों दूर थी। इन 2 वर्षों में कोई विशेष घटना नहीं हुई, सिर्फ एक बड़ी बात हुई थी, महान जोऊ साम्राज्य का दौरा। 1.5 साल पहले युवराज जितेंद्र मीनार से निकल चुका था और अपने राज्य लौट गया था। आर्यन ने उसे दूर से देखा था और तुरंत अंतर समझ गया था। अब वह पहले जैसा उग्र नहीं था, वह शांत हो गया था। उसका अहंकार अभी भी था, लेकिन अब वह छुपा हुआ था, जैसे आर्यन खुद पहले था। अहंकार को बाहर नहीं दिखाना, बल्कि अंदर रखना। फिर भी आर्यन समझ गया था कि वह पूरी तरह नहीं बदला। वह अब भी वही व्यक्ति था जो समस्याओं का समाधान पहले बल से करता है। बस अब वह थोड़ा सावधान हो गया था और बिना सोचे लड़ाई में नहीं कूदता था। जहां तक उसके परिणामों की बात थी, वह करण से भी पीछे था, और आर्यन से तो बहुत ही कम। यही विशेष शरीर की कमजोरी थी। वे शरीर शक्ति देते हैं, लेकिन मन, इच्छा और दाव हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालते। बल्कि कई बार यह उनके लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है, स्वर्ग का चुना हुआ, भविष्य का सम्राट। इस लगातार प्रशंसा के कारण उनका अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि करण जैसे लोग जो अकेलेपन में बड़े होते हैं, उनकी नींव अधिक मजबूत होती है। लेकिन समय के साथ सब बदलता है। जब ये लोग पहली बार हारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। जब वे अपने जैसे अन्य लोगों से मिलते हैं तो समझते हैं कि वे उतने खास नहीं हैं। ये संसार विशाल है और यहाँ चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। इसलिए वे धीरे धीरे खुद को सुधारना सीखते हैं। फिर भी अधिकांश लोग विशेष शरीर चाहते हैं, क्योंकि वे तेज साधना करते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और अधिक समय तक जीवित रहते हैं। विशेषकर साधना के प्रारंभिक और मध्य स्तर में वे स्वर्ग के प्रिय होते हैं। सब कुछ उनके लिए आसान होता है, लेकिन ये केवल साधारण लोगों के लिए सही है। इस दुनिया में ऐसे भी प्रतिभाशाली लोग हैं जो बिना विशेष शरीर के भी उनसे आगे निकल जाते हैं। एक उदाहरण था हनुमंत। उसके पास शक्तिशाली शरीर था, फिर भी वह शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली नहीं था। वह कई बार हार चुका था। आर्यन ने उसका विश्लेषण किया और पाया कि उसने अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं किया। अगर वह सही तरीके से बिजली की शक्ति को अपनाता तो वह बहुत आगे जा सकता था। लेकिन अंत में सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। शरीर केवल एक साधन है। अब आर्यन 15 वर्ष का हो चुका था। वह लंबा और आकर्षक युवक बन चुका था। उसकी ऊंचाई लगभग 1.85 मीटर थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसका व्यक्तित्व था। वह ऐसा लगता था मानो दुनिया में कुछ भी उसे रोक नहीं सकता, न देवता, न दानव, न स्वर्ग। उसका ये स्वभाव लोगों को आकर्षित करता था। उसके पास खड़ा था उसका सबसे करीबी मित्र करण। पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा बदलाव उसी में आया था। वह भी उसी साधना विधि का अभ्यास कर रहा था। उसका शरीर भी बदल चुका था। वह अब आकर्षक दिखता था,
लेकिन उसका स्वभाव अलग था। वह शांत था, लेकिन उसके अंदर एक भयंकर लड़ने की इच्छा थी। उसका सिद्धांत था, या तो जीतूंगा या मर जाऊंगा, और उसने वास्तव में इसी सिद्धांत पर जीवन जिया था। पिछले 7 वर्षों में उसने सभी युवाओं से लड़ाई की थी, हर दिन, हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि जब वह कमजोर था तब भी। लेकिन ये बदला नहीं था, यह उसकी तैयारी थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इस बार कौन सी लड़की? करण ने तुरंत कहा, भाई मेरे पास समय ही नहीं था। आर्यन हंस पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि यह सच नहीं है। करण एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन चुका था। पिछले 2 वर्षों में उसके कई संबंध बने थे, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया गया था। सब कुछ स्वेच्छा से था। आर्यन ने खुद इसकी जांच करवाई थी और पाया कि करण वास्तव में बहुत आकर्षक है। यहाँ तक कि संप्रदाय में गुप्त सूचियां भी बन गई थीं, जहां करण सबसे आकर्षक पुरुषों में शीर्ष पर था और आर्यन उससे थोड़ा नीचे। इससे आर्यन थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन जब उसने देखा तो उसे मानना पड़ा। फिर उसे एक और बात पता चली, अधिकांश लड़कियां खुद को उसके योग्य नहीं मानती थीं। वे उसकी पत्नी बनने की जगह उसकी उपपत्नी या सेविका बनना चाहती थीं। ये सुनकर आर्यन ने एक घोषणा कर दी कि जो भी उसके दिल में जगह बना ले वह योग्य है। इसके बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई, लेकिन समस्या भी बढ़ गई। हर जगह अचानक मुलाकातें होने लगीं। कभी कभी सैकड़ों लड़कियां एक साथ उससे मिलने आ जातीं, और एक बार वे आपस में लड़ने भी लगीं। अगर जूही वहां न होती तो वह घायल हो सकता था। उस दिन आर्यन ने सच में समझा इस दुनिया की शक्ति कितनी खतरनाक है, और उसी क्षण उसने ठान लिया कि वह सर्वोच्च स्तर तक पहुंचेगा, या उससे भी आगे जाएगा। कुछ ही समय बाद जब आर्यन करण के साथ बात कर रहा था, 2 लोग उनकी ओर चलते हुए आए। एक थे उसके पिता अर्जुन देव, और दूसरे सफ़ेद बालों वाला एक साधारण दिखने वाला वृद्ध। वह इतना साधारण लग रहा था मानो कोई दादा अपने पोतों को छुपकर मिठाई खिलाता हो। करण ने सबसे पहले उन्हें देखा और तुरंत झुककर बोला, प्रणाम संप्रदाय प्रमुख। अर्जुन देव मुस्कुराए, करण मैंने कितनी बार कहा है मुझे चाचा कहो। करण हल्का मुस्कुराया, जी चाचा। फिर आर्यन ने पूछा, पिताजी आप यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन देव बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे दाव संरक्षक से मिलाने आया हूँ। ये हैं सर्वोच्च बुजुर्ग यानचेन। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे जब तक तुम स्वयं सक्षम न हो जाओ। यानचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी जब तक मैं जीवित हूँ आपको कोई छू भी नहीं सकता। आर्यन ने सम्मान से सिर झुकाया, अब मैं आपकी देखभाल में हूँ। हालांकि उसने उन्हें नाम से नहीं बुलाया। वह जानता था सम्मान आवश्यक है, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि यह केवल सुरक्षा नहीं थी, ये राजनीति थी। संप्रदाय के अलग अलग परिवार अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे, और इसलिए ये नियुक्ति एक समझौता थी। करण के कारण ली परिवार पहले ही जुड़ चुका था। अब यान परिवार को जोड़ने के लिए ये कदम उठाया गया। यानचेन ने करण की ओर देखा और कहा, तुम करण हो, अच्छा है। मेरी पोती भी इस यात्रा में होगी, अगर मौका मिले तो उसकी रक्षा करना। करण ने तुरंत कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी ओर आर्यन और उसके पिता की बातचीत जारी थी। अर्जुन देव बोले, सब योजना के अनुसार करना, बिना जरूरत कुछ बदलना मत। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, आप ये पहले भी कह चुके हैं। फिर उसने मजाक में पूछा, वैसे आपने अपना रूप क्यों बदल लिया? अब आप बूढ़े लगते हैं। अर्जुन देव बोले, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं लग सकता। आर्यन बुदबुदाया, जैसे आपके पास पहले कोई अधिकार था। अर्जुन देव ने सुन लिया और गुस्से में बोले, क्या कहा? आर्यन हंसकर बोला, माँ से जाकर पूछिए। अर्जुन देव चुप हो गए, फिर गुस्से में बोले, जाओ यहाँ से। उसी समय सभी प्रतिभागी आ गए और उनके साथ एक विशाल जहाज भी। ये था वॉरड बोट। ये हवा में तैर रहा था और उस पर अनगिनत संरचनाएं बनी थीं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली यान था जो किसी भी स्थान पर जा सकता था, यहाँ तक कि उच्च स्तर के साधकों का सामना भी कर सकता था। सभी लोग उसमें सवार हो गए और यात्रा शुरू हुई। 2 दिन तक वे यात्रा करते रहे। आखिरकार वे एक विशाल शहर में पहुंचे। ये स्थान था फॉलिंग लीव्स सिटी। यहाँ पहुंचकर आर्यन ने पहली बार इस दुनिया को सही मायनों में देखा। लोग, संस्कृति, जीवन शैली, सब कुछ उसके पिछले जीवन जैसा था, बस भाषा अलग थी। एक सराय में अन्य संप्रदायों के लोग भी ठहरे हुए थे। वहाँ बातचीत चल रही थी, जहाँ छोटे संप्रदाय के लोग इस जहाज को देखकर आश्चर्य कर रहे थे और बड़े संप्रदाय के लोग उन्हें तुच्छ समझ रहे थे। उधर आर्यन शहर में घूम रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उसे स्वतंत्रता मिली थी। वह सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था, और उसका मन पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रहा था। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। लोग भागने लगे।
आर्यन कई लोगों से टकराया, लेकिन एक व्यक्ति से टकराने के बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह रुका, चारों ओर देखा, लेकिन वह व्यक्ति गायब था। उसने खुद को जांचा, सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद वह भ्रम था, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने चेतावनी दी, कुछ गलत था। तुरंत उसने जूही को आदेश दिया, मुझे तुरंत वापस ले चलो। अब यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह उसकी जान से जुड़ा मामला हो सकता था।